वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो गाइस, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट चैप्टर आधा पढ़ लिया था। तो आज हमारी ये क्लास इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। कि देखिए, जो हमने अकाउंटिंग सीखी थी, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, ये कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, दो तरह के यूज़र होते हैं अकाउंटिंग के, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़े हुए हैं, और एक्सटर्नल वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं। तो आ जाइए देखते हैं कौन कौन से इंटरनल यूजर्स हैं। सबसे पहला ओनर। बिल्कुल देखिए गाइस, अब जो हमारे बिजनेस का मालिक है वो ये नहीं जानना चाहेगा कि उसने जो पैसा लगा रखा है भाई वो क्या कमा रहा है, क्या खो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला इंटरनल यूजर है हमारा ओनर। ये अकाउंटिंग इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें ये जानना होता है जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो सेफ है बी या नहीं। सेकंड, मैनेजमेंट। वो लोग जो हमारा बिजनेस चलाते हैं उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। तो गाइज ये लोग भी अकाउंटिंग देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी जानना है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है उसके आज क्या हालात हैं, ताकि ये लोग आगे उसी हिसाब से प्लानिंग कर सके। ये देख सके कि भाई मान लो आज प्रॉफिट हो रहा है तो आगे बिजनेस को और एक्सपेंड करना है या नहीं, या अगर लॉस हो रहा है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो दो इंटरनल यूजर्स हमने पढ़ लिए, पहला मालिक और दूसरा मैनेजमेंट। मालिक इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है उसने जो पैसा लगाया हुआ है वो सेफ है या नहीं, और मैनेजमेंट इसलिए जानना चाहती है क्योंकि उन्हें आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर्स। वो लोग जो हमारे बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं लेकिन हमारे बुक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहला क्रेडिटर्स। सबसे पहला क्या है? क्रेडिटर्स। बिल्कुल, अब देखिए क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे हमने उधार सामान लिया हुआ है। तो भाई ये लोग अकाउंटिंग इसलिए देखना चाहते हैं, इनको भी अकाउंट्स इसलिए देखना है। क्यों? क्योंकि ये जानना चाहते हैं इन्होंने जो उधार दिया हुआ है कहीं वो डूबेगा तो नहीं, इनका पैसा सेफ है ना। ओके। सेकंड, गवर्नमेंट। बिल्कुल, अब देखिए गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या लेना है? टैक्स, और टैक्स निकलता है प्रॉफिट के ऊपर। तो गवर्नमेंट भी जानना चाहेगी कि भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो हमने टैक्स भी सही से दिया नहीं उन्हें, तो इसलिए सरकार देखती है। तीसरा, एम्प्लॉयज। बिल्कुल, एम्प्लॉयज भी देखना चाहते हैं अकाउंटिंग को। अब आप सोच रहे होंगे सर एम्प्लॉयज क्यों? गाइस, एम्प्लॉयज को बोनस चाहिए होता है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि जी हमें बोनस दीजिए, तो वो भी अकाउंट पे इंटरेस्टेड रहते हैं। फोर्थ और लास्ट, कॉम्पिटिटर्स। बिल्कुल, चौथा और आखिरी एक्सटर्नल यूजर है कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली ये लोग हमारे राइवल्स होते हैं, ये भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि इन्हें भी क्या करना होता है, हमसे compete करने में मदद चाहिए होती है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज हमने दो इंटरनल यूजर्स पढ़े और चार एक्सटर्नल यूजर्स। चलिए देखते हैं हमारा आज का सेकंड टॉपिक, मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइज, सबसे पहला, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। के देखिए अकाउंटिंग का सबसे पहला फायदा होता है कि हमारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका पूरा का पूरा चिट्ठा, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सारा अकाउंटिंग की मदद से रिकॉर्ड ले सकते हो। तो सबसे पहला फायदा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से वही पॉइंट के देखिए, दूसरा फायदा है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग से ही तो हमें जानकारी मिलती है कि हमने क्या कमाया और क्या खोया। थर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। के देखिए अकाउंटिंग का तीसरा फायदा है कि अकाउंटिंग ही हमें ये बताती है कि हमारे बिजनेस के पास क्या है, कितने के एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटीज हैं। तो हमने तीन फायदे पढ़ लिए अकाउंटिंग के। सबसे पहला, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। थर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ गाइस, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। मतलब कि देखिए चौथा फायदा होता है अकाउंटिंग का, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन करने में मदद करती है अकाउंटिंग। कैसे? भाई अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो हमें अगर इस साल को अगले साल से कंपेयर करना है, उससे अगले साल से करना है, तो कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो अकाउंटिंग की मदद से कंपैरिजन हो जाता है, टाइम का भी और फर्म्स का भी। एक फर्म दूसरे फर्म के अकाउंट से आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। फिफ्थ है गाइस, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। के देखिए जब भी कोई बिजनेस लोन लेने जाता है बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, वो क्या कहेंगे? हम क्यों दें आपको लोन? तो भाई कुछ सबूत भी तो मांगेंगे कि आप लोग सच कह रहे हो, नहीं तो आप अकाउंटिंग
का जो रिजल्ट होता है बैलेंस शीट में हम दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये एसेट्स हैं और हमारे पास ये लाइबिलिटीज़ हैं, तो उनकी मदद से अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो हमें आसानी से लोन मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग का एक फ़ायदा है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स लेने में मदद करती है अकाउंटिंग। सिक्स्थ और लास्ट हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के देखिए एक फर्म के ऊपर या हमारे बिजनेस के ऊपर कितने की सरकार की टैक्स की लाइबिलिटी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही पता लगती है। कैसे गाइस, देखिए टैक्स सरकार लेती है प्रॉफिट के ऊपर, कितनी कमाई हुई उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो हमारी कमाई कितनी हुई कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो छठा और आखिरी फायदा होता है अकाउंटिंग का हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कि हमारी बिजनेस के ऊपर सरकार का कितना टैक्स हुआ है वो भी कैसे पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने 6 फायदे पढ़ लिए अकाउंटिंग के। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताती है, प्रॉफिट और लॉस बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करती है, लोन्स उठाने में मदद करती है और लास्ट टैक्स लाइबिलिटी बताने में मदद करती है। चलिए अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के। देखिए अकाउंटिंग के कौन कौन से ड्रॉबैक्स होते हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन से नुकसान आते हैं। सबसे पहला इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट के देखिए अकाउंटिंग का सबसे पहला ड्रॉबैक है गाइस कि अकाउंटिंग जो है ये पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट होती है। मतलब गाइस इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के अंदर किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कोई अकाउंटेंट कोई तरीका फॉलो करता है, कोई अकाउंटेंट कोई तरीका फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन को निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन, WDV, अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब कोई अकाउंटेंट किसी मेथड को फॉलो करता है, कोई अकाउंटेंट किसी मेथड को फॉलो करता है। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला ड्रॉबैक है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो है ये एक अकाउंटेंट के खुद के जजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसी वजह से हो सकता है रिजल्ट्स अलग अलग आए सबके, क्योंकि किसी ने कोई मेथड फॉलो किया है, किसी ने कोई मेथड। तो अकाउंटिंग के अंदर सब एक जैसी राह पर नहीं चलते। सेकेंड ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के देखिए गाइस हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के फीचर में कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आती है, वो चीज़ें जिनको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जा सके। ठीक है, अब भाई इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पैसों में आप नाप ही नहीं सकते, जबकि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो कहाँ जाएंगी। तो गाइस ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करती है अकाउंटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस के 2 मैनेजर्स में आपस में लड़ाई हो गई जिस वजह से काम रुक गया। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अब आप इसको पैसों में तो वैल्यू कर ही नहीं सकते, तो गाइस ये चीज़ अकाउंटिंग में नहीं आएगी। तो 2 ड्रॉबैक्स हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग के, पहला इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट और सेकंड ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। थर्ड गाइज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के देखिए अकाउंटिंग का तीसरा डिमेरिट है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम अकाउंट्स के अंदर जितने का कोई एसेट खरीदेंगे उतने का दिखाएंगे, भले उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। मतलब अगर कोई लैंड हमने बिजनेस के लिए खरीदा है 10 लाख का, जबकि लैंड की वैल्यू है 20 लाख, लेकिन हमने तो खरीदा 10 लाख, तो हम 10 लाख का दिखाएंगे, ना कि एक्चुअल वैल्यू मार्केट वैल्यू दिखाएंगे। तो ये तीसरा ड्रॉबैक है हमारी अकाउंट का कि अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो कि ये कहता है कि हम एसेट शो करते हैं कॉस्ट वैल्यू पर, जितने का हमने खरीदा था, ना कि जितने की उसकी असल वैल्यू है, आज की वैल्यू है। 3 ड्रॉबैक हो गए। फोर्थ गाइज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग के देखिए चौथा डिमेरिट होता है अकाउंटिंग का, ये विंडो ड्रेसिंग से प्रभावित हो जाता है। कैसे, देखिए विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाना सामने वाले का अकाउंट्स का इस्तेमाल करके, भाई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके बेवकूफ़ बनाना मैनिपुलेट होता है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब जब अकाउंट्स को जानबूझ के इस तरीके से शो किया जाता है कि सामने वाले को चीट किया जा सके, उसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। कैसे, भाई फॉर एग्जाम्पल साल के आखिर में हम लोगों ने सामान खरीदा, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया और जो बेचा वो रिकॉर्ड कर लिया। अब बेचने से इनकम ज़्यादा आ जाएगी, और खरीदना दिखाया नहीं मतलब एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, जबकि असल प्रॉफिट वो था नहीं। फिर भी सामने वाला क्या सोचेगा, यार इनको तो बहुत प्रॉफिट होता है। अब उसे क्या पता, हमने परचेसिस तो दिखाई नहीं, हमने खर्चा तो दिखाई नहीं, तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो हमने गाइज 4 ड्रॉबैक पढ़ लिए अकाउंटिंग के। फिफ्थ है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए कोई भी बिजनेस आपको सही प्रॉफिट तब बताएगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। अब हम अकाउंट बनाते हैं, 1 साल के हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं 1 साल का, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है 1 साल का, ये ठीक है? नहीं गाइस, क्यों?
किसी भी बिजनेस से हमने क्या कमाया और क्या खोया वो तो तभी पता चलेगा जब वो बिजनेस बंद हो जाएगा, और अभी बिजनेस बंद नहीं हुआ तो अकाउंट जो हमें प्रॉफिट देता है वो आधा अधूरा है, वो इनएक्यूरेट है। अकाउंट्स हमें पूरी जानकारी नहीं देता है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तब पता चलेगी जब बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ है गाइस, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं वो अजम्पशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट्स बनाते हुए वक्त। इन अजम्पशंस में बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये बात। इन अजम्पशंस में बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, तो वो सारे डीमेरिट्स अकाउंटिंग के अंदर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर टिकी हुई है, बनी हुई है। ओके, तो हमने गाइस कितने ड्रॉबैक पढ़ लिए? 6। अब एक चीज होती है गाइस अकाउंटिंग साइकिल। देखिए अकाउंटिंग साइकिल मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब अकाउंटिंग का पूरा एक चिट्ठा, एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। क्या होती है? ट्रांजैक्शन। हमने पढ़ लिया क्या होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से हम बनाते हैं जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल से हम बनाते हैं लेजर, लेजर मतलब हम अकाउंट बनाते हैं। ओके, अकाउंट की को चेक करने के लिए हमने सही अकाउंट बनाए हैं नहीं, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल हम बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, जहां पर हमारा क्या निकलता है कि हमने क्या कमाया और क्या खोया। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से एंट्री पास जर्नल, जर्नल को लेजर में पोस्ट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट ठीक बने हैं नहीं चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल। तो घबराने वाली बात नहीं है, आगे हमारे ये चैप्टर्स हैं। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात थी, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब गाइस 3 शब्द ऐसे हैं, 3 वर्ड ऐसे हैं जिसे लोग समझते हैं कि तीनों का एक ही मतलब है। वो क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए ये तीनों वर्ड लोग समझते हैं ये क्या है, ये तीनों एक ही मतलब देते हैं, ऐसा नहीं है, इनका अलग अलग मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं, इनका क्या मतलब है, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग। देखिए गाइस बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। वो कला जहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं, जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड और क्लासिफाई और कुछ नहीं। मतलब बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और क्लासिफाई करना है। ओके, मतलब बुक कीपिंग करने के लिए सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कम नॉलेज हो, चलेगा। तो इसे जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है, कोई इतना हाई फाई बंदा नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, क्योंकि इसमें इतना सोचने का काम नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। अच्छा, अब जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जा सके। तो अकाउंटिंग क्या है? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये वहीं शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है। तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। तीसरा और लास्ट अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। ये क्या है? इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी एक ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन चीज़ों की, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की या टेक्निक्स की जिनको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है। तो हम कह सकते हैं गाइज बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होती है, और अकाउंटिंग जहाँ ख़त्म होती है अकाउंटेंसी वहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब अकाउंटेंसी के अंदर हम क्या करते हैं? हम उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है। तो बुक कीपिंग एक कला है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करने की। अकाउंटिंग में हम लोग समराइजिंग करते हैं ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके, और अकाउंटिंग करने के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझा जाता है अकाउंटेंसी के अंदर। बुक कीपिंग करने के लिए जूनियर स्टाफ चलेगा, अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए होता है? सीनियर स्टाफ। ये कोई ऐसा ही बंदा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सोचने वाला काम ज़्यादा होता है। ओके, अब है गाइज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहला स्टेज के देखिए, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, ये पहले होती है, जबकि अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, ये वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है। सेकंड,
ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के देखिए बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना बस, जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना अपने बिजनेस का या फाइनेंशियल पोजीशन भी बता देना। तीसरा हु परफॉर्म, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। बिल्कुल ये जूनियर स्टाफ काम करता है क्योंकि रूटीन काम होता है, क्लरिकल काम है, जबकि इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, सोचने समझने का काम है, इसीलिए सीनियर स्टाफ को करना पड़ता है। फोर्थ और लास्ट नॉलेज लेवल के देखिए इसे करने के लिए वो बंदे चाहिएंगे जिनके पास कम नॉलेज भी हो चलेगा, लेकिन इसे करने के लिए ऐसे ही बंदों की जरूरत पड़ेगी जिनके पास अच्छी हायर लेवल नॉलेज है, वही अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज, जबकि इट इज परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो हमने 4 डिफरेंस पढ़े बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। हमारा लास्ट टॉपिक है गाइस आज का भी और इस चैप्टर का भी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहला मीनिंग, हम ये भी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग क्या होती है और हमने ये भी पढ़ लिया अकाउंटेंसी क्या होती है। सेकंड गाइस स्कोप, कि देखिए अकाउंटिंग इज नैरो इन स्कोप, ये तो क्या है नैरो स्कोप है, जबकि अकाउंटेंसी इज मच वाइडर इन स्कोप। क्यों? क्योंकि इसमें बुक कीपिंग भी आती है और अकाउंटिंग भी आती है। तो अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी ओनली। ओके। थर्ड रिलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग, क्योंकि जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, जबकि इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब तक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही नहीं होगी अकाउंटेंसी नियम किसके लिए बनाएगा। ओके। फोर्थ और लास्ट गाइस फंक्शन के देखिए अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन बताना, जबकि अकाउंटेंसी का मेन मकसद होता है डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो हमने एक बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ा, बुक अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। पहला मीनिंग, ये नैरो स्कोप है, ये वाइडर स्कोप है। ओके। यहाँ बुक कीपिंग होनी ज़रूरी है तभी अकाउंटिंग हो सकती है, और ये दोनों पे डिपेंड करती है, बुक कीपिंग पे भी और अकाउंटिंग पे भी। और लास्ट हमने पढ़ा इसका मेन फंक्शन है नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन बताना, जबकि इसका मेन फंक्शन है डिसीजन मेकिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है और हमारी आज की क्लास भी। तो हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।